होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। जब इस गीत को पहली बार मैंने रेडियो पे सुना तो सचमुच यूं लगा कि ये कैसा कमाल का गीत है भाई। और जैसे ही अनाउंसर ने बोला कि ये फिल्म उपकार का गीत है, तो हमने कहा भाई उपकार का मतलब हुआ मनोज कुमार। तो मनोज कुमार तो मोहम्मद रफ़ी साहब और मुकेश जी के गीत लेते हैं, ये मन्ना दा की आवाज़ कहाँ से ले आए मनोज कुमार। लेकिन जब फिल्म में जा कर के देखा तो जिस किरदार पे ये गीत पिक्चराइज्ड है, उस किरदार की आज सालगिरह है और मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। नाम है प्राण। तो प्राण साहब जो हैं, इस फिल्म के ज़रिए एक अलग दौर में आ गए। अभी तक वो खूब डराते थे और उनकी आंखें बोलती थीं, उनकी ज़बान से जो निकलता था वो इतना गहरा होता था। वैसे इससे थोड़ा सा पहले, लगभग 1 साल पहले, वो फिल्म शहीद में भी एक अनयूजुअल रोल कर चुके थे और इस दोनों के लिए वो श्रेय देते हैं मनोज कुमार साहब को। वो यहाँ तक भी मनोज कुमार साहब ने कहा भाई देखो, हमने शहीद का जो रोल लिखा है ये बहुत ही अलग है, प्राण साहब अगर आपने ना किया, प्राण साहब ने मना कर दिया था, अगर नहीं किया तो हम इस रोल को हटा देंगे फिल्म से। अब प्राण साहब बंध गए और उन्होंने, वो इतना अच्छा रोल है पूरी फिल्म के अंदर, वो कलाकार अलग ही दिखता है जिन्हें हम प्राण साहब के नाम से जानते हैं। और फिर आगे मलंग बाबा के नाम से उपकार में थोड़ी थोड़ी देर बाद आते हैं, अपनी बात कहते हैं। और इसके बाद तो फिल्म इंडस्ट्री में उनका जो विलन का जो चला आ रहा सिलसिला था वो लगभग आखिरी पायदान पे आ गया, ख़त्म होने की तैयारी हो गई और प्राण साहब ने कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में अपने आप को एक नया आयाम दे दिया। प्राण साहब बहुत ही बड़े कलाकार थे। लाहौर में जब फिल्म इंडस्ट्री थी वहीं से उन्होंने काम शुरू कर दिया था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ और हिंदुस्तान आए, बॉम्बे पहुँचे, तो उन्हें लगभग 1 बरस तक कोई काम नहीं मिला। और जब उन्हें पूना में बुलाया गया कि ठीक है आपका हम ऑडिशन करते हैं, एक फ़िल्म आपको देनी है, तो वो कहते हैं कि मैं उसमें बिना टिकट के गया, मेरे पास पैसा नहीं था कुछ भी। अब फिर देखिए उसके बाद क्या अजमत है कि 362 के करीब फिल्म प्राण साहब करते हैं। प्राण साहब को जो सबसे बड़ी एडवांटेज थी, शुरू के दौर में तो हर कोई हीरो ही बनना चाहता है ना, लेकिन बहुत जल्दी वो समझ गए कि हीरोज़ की तो वहाँ भरमार है, हाँ विलन के रूप में एक जगह है जिस स्लॉट को वो भर सकते हैं। और उन्होंने फिर जो फिल्म से एक के बाद में एक करके दिखाई, इतना डरावना होता था रूप प्राण साहब का कि मैं तो भाई क्या बोलूँ, मैं तो 12-13 साल की उम्र से ही मैंने घर से अलग होकर के, घर से अलग से मतलब घर वालों से छुपा करके, स्कूल से भाग करके फिल्म्स देखनी शुरू कर दी थी। और ऐसे ही जब 1960-61 के करीब फिल्म आई जिस देश में गंगा बहती है, तो उसके गाने मैं बहुत गाता था और गाने इतने गाता था, लेकिन घर की तरफ से ये तय था कि भाई देखो फिल्में हमने नहीं दिखानी तुम्हें, फिल्म देखनी हो सती सावित्री देखो, संपूर्ण रामायण देखो, सती अनसुईया देखो और चक्रधारी देखो, लेकिन ये और फिल्म नहीं देखनी। तो पानी अपना रास्ता बना लेता है, हमने अपना रास्ता बना लिया, छोटे मोटे से पैसे इधर उधर से हो जाते थे इकट्ठे और 12 वाले शो में जाके फिल्म दिखाते थे। लेकिन ये जिस देश में गंगा बहती है की दिक्कत क्या आई कि इसमें मैंने कहा चलो एक नया तरीका इस्तेमाल करते हैं। वहाँ जन्माष्टमी का पर्व था और जन्माष्टमी के पर्व पे मैं घर से क्या गया, भाई चलो जा कर के देखते हैं, कुछ अच्छा ज्ञान वर्धन करता हूँ, जाता हूँ। कुछ पैसे जेब में थे, 6 वाला शो था और वहाँ सीधे मैं पहुँच गया सिनेमा देखने जिस देश में गंगा बहती है। उम्र होगी 11-12 वर्ष की। अब देखिए, होनहार बिरवान के होत चीकने पात,
शायद इसका मतलब आप समझ जाएं, क्योंकि उत्तर भारत की एक कहावत है। तो मैं वहाँ पहुँचा, शाम के शो थे, दोपहर के शो में तो वो जल्दी से जाने नहीं देते थे, वो 18 साल से नीचे, लेकिन हम अपना रास्ता बना लेते थे। लेकिन यहाँ जब पहुँचा तो कोई दिक्कत नहीं थी, अंदर जाके बैठा और जा कर के फिल्म शुरू हुई। मेरा नाम राजू, घराना है नाम, राज कपूर गाते हुए जा रहे हैं ऋषिकेश में गंगा में, और मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है। इतने में गाना ख़त्म हुआ, थोड़ी सी वक्त और बीता, और जो छलांग मार करके राका आया, राका ने उसको पकड़ लिया एकदम से राज कपूर को, और कहा कि अरे पुलिस वाले, तू तो पुलिस वाला है। जो इतना गर्जन से वो बोले, मैं तो भैया डर गया। मैं तो डर गया। मैंने चुपके से मैं सीट से उठा और निकल के बाहर अपना चला आया। मैं इतना डर गया प्राण साहब के उस किरदार से। छोटा सा तो था, 11-12 साल की उम्र में, अब हो गई घबराहट। और जाके वहीं जन्माष्टमी के पंडाल में बैठ गया, हरे रामा हरे कृष्णा चल ही रहा था। तो उसके बाद मैं इस तरह से, मैं प्राण साहब का तारुफ मेरे साथ में हुआ। तो प्राण साहब के बारे में मैं बहुत कुछ सुनता रहता था, जानता रहता। उनकी फिल्में तो मैं लगभग सारी देखता था। मनोज कुमार, धर्मेंद्र, राजन, जिसके साथ, शम्मी कपूर साहब के साथ सबसे ज़्यादा फिल्म उनकी आती थी। तो एक बार लोनावाला में हम बैठे थे, मित्र कमलजीत साहब से बातचीत चल रही थी। मैंने कहा यार मैं बहुत घूम चुका हूँ, वो गर्मियों के मौसम में मैं बहुत घूमा, इधर उधर, शिमला गया, नैनीताल गया, मसूरी गया। और वहाँ हर बुक स्टॉल पर जाकर मैं कहता था, अरे वो एक आई है ना बायोग्राफी प्राण साहब की, वो है। तो हर जगह से यही जवाब मिलता था, वो तो आउट ऑफ स्टॉक है। वो थी, उस किताब का नाम था एंड प्राण। और एंड प्राण का मतलब वो बनी रघुवंश साहब ने लिखी थी, तो कहीं नहीं मिल रही थी। तो अब वो बारिशों के दिन थे, मैं बैठा, मैंने कमलजीत साहब से कहा, भाई ये किताब ही नहीं मिल रही यार, ये क्या सिलसिला है। तो कमलजीत के लिए कोई दिक्कत नहीं थी। जनरली फिल्म इंडस्ट्री से जो कुछ भी मुझे हासिल हुआ है, वो तो कमलजीत साहब की मेहरबानी है, मेरे मित्र की भाई। तो उन्होंने क्या किया कि फ़ोन मिलाया प्राण साहब के बेटे सुनील को, और सुनील से कहा, ए टुन्नी, ओ यार मैं कुकू बोल रहा हूँ। वो कहता हाँ, अरे कुकू बहुत दिन ऐसा, खैर बातचीत होती रही। ओ यार वो पापा की किताब चाहिए थी, उनकी बायोग्राफी जो है। तो उसने कहा हाँ ठीक है, तुम लोग कब आ रहे हो इधर। हमने कहा कि, उसने बोला कमल जी ने, हम तो आ रहे हैं, 3-4 घंटे में पहुंच जाएंगे, रुकते रुकाते रास्ते में। तो उसने कहा ठीक है, सीधे आ जाना और मुझे नीचे से फ़ोन कर देना और मैं तुम्हें किताब दे दूँगा। भाई हम तो मज़ा आ गया, मैंने कहा लो देखो क्या कमाल है। और हम वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँच के वो फ़ोन किया तो फर्स्ट फ्लोर पे या ऊपर की तरफ थे, तो सुनील नीचे आए। मैंने एकदम से सुनील को देखा। सुनील देखने में बिल्कुल प्राण साहब की तरह से ही थे, उनके सुपुत्र बिल्कुल। और उसने आके नमस्कार करिए करा, उन्होंने बता पापा की बहुत तबीयत ख़राब है भाई, बहुत तबीयत ख़राब है। और आखिरी दिनों में सभी जानते हैं कि प्राण साहब लगभग डिमेंशिया से होते हुए अल्जाइमर की तरफ चले गए थे। तो इतना ज़रूर किया है कुकू कि तुम्हारे नाम से उन्होंने साइन करके ये किताब दे दी है। हम सोचें यार, ये देखो ऊपर बैठे हुए हैं प्राण साहब, हम नीचे खड़े हुए हैं और हम उनसे मिल नहीं सकते, क्योंकि सुनील ने कह दिया था वो बहुत फाउल मूड में रहते हैं और किसी से नहीं मिलना चाहते। फाउल मूड से मतलब इतनी तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है उनको जिस्मानी, तो किसी से नहीं मिलना चाहते। तो हमने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, वो ऊपर प्राण साहब बैठे हैं। तो ऐसे प्राण साहब से मुलाकात होती होती रह गई। अभी किस्मत ने और बेरहमी कुछ करनी थी, थोड़ी दूर गए तो जब लेक टंडन जी का फ़ोन आ गया, ओ कुकू कितने हैं। वो कुकू कहता है हम तो पहुंच गए बॉम्बे। ओ तेरी यार, मैं शम्मी कपूर नूं लैके तेरे घर बैठा लोनावाला च। ओ लेख जी, हम तो 4 घंटे पहले वहाँ से निकल आए। हो। तो वो डबल धमाका जो हुआ, वो भी कभी कभी सहना पड़ता है। प्राण साहब बहुत ही कमाल के रोल करने लगे थे, और उसमें सबसे बड़ी बात थी वो पूरी तरह ओरिजिनल थे। कभी किसी को इमिटेट करने का कोई कारण नहीं था। और यहाँ तक कोई इतना खौफ रहता था उनके होने का कि कभी अरसे तक तो लोगों ने अपने बेटे का नाम प्राण रखा ही नहीं, अरे कहीं प्राण जैसा ही नाम बन जाए। गुड्डी फिल्म में आपने देखा ही है कि जय बहादुरी को किस तरह से डर लगा था प्राण साहब को देखते ही, लेकिन फिर धर्मेंद्र ने बताया कि ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो वो इंसान बहुत अच्छे थे, वो बड़ी चैरिटी भी करते थे। और जैसा मैंने बताया कि फिल्म्स भी बहुत, क्यों कमलजीत की जो उनसे दोस्ती वो इसलिए कि एक फरिश्ता नाम की फ़िल्म की थी कमलजीत ने, जिसकी डायरेक्शन सुनील ने की थी, प्राण साहब के बेटे ने। उसमें प्राण भी थे, उसमें स्मिता पाटिल भी थी और कमलजीत उसमें हीरो थे, इसलिए वो पुस्तक हम लोगों को मिल सकी। कमलजीत ने मुझे भेंट कर दी और कहा लो भाई रखो संभाल के, ये हेरिटेज है, मैंने संभाल के रखी हुई है। और सारी किताबें जो मेरी हैं 700-800 रखी हुई मेरी आशियाने पे। अब 100-150 तो यहाँ भी हो गई बेंगलोर में। तो मैं अपने होते हुए तो किसी को देता नहीं, लेकिन मेरे बाद में जो चाहे जिस तरह चाहे लूट ले सारा ख़जाना, जब मैं ही नहीं रहूँगा तो किताबें क्या करेंगी। तो प्राण साहब कमाल की अदाकारी कर, वो मतलब वो कई चीज़ों के तो वो नुक्ते दे देते थे डायरेक्टर को।
यहाँ ऐसे कर लेते हैं, यहाँ ऐसे कर लेते हैं, और वो नुक्ते उनके कामयाब भी हो जाते थे। अब ये गाना इतना कामयाब हो गया, इसके बाद फिल्म्स में एक भेड़ चाल होती है, और भेड़ चाल ये होती है कि अगर एक चीज़ कामयाब गई उसी को आगे बढ़ाते थे। अब हर दूसरी तीसरी चौथी फिल्म में प्राण साहब के ऊपर एक गाना पिक्चराइज किया जाने लगा, उन्हें कोई इतराज़ नहीं था। वो फिल्म चाहे अधिकार थी, वो फिल्म चाहे कोई भी थी, धर्मा थी या जो भी थी, उसमें सब में प्राण साहब दिखाई देते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अपना मेहनताना वो अपने तरीके से लेते थे। और राज कपूर की फिल्म फिर जब बॉबी बन रही थी, तो उस वक्त वही उनके दिमाग में रही राज कपूर के, भाई प्राण साहब को फिर लाते हैं, वो जो हमने जिस देश में गंगा बहती है में इकट्ठे काम किया था। तो ये इस तरह के कुछ संस्मरण मुझे प्राण साहब से। और एक और बात, मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन किया, ये बात होगी 2008-9 के करीब की। प्राण साहब की तबीयत बहुत ख़राब होनी शुरू हो गई थी, तो कमलजीत ने मुझे कहा, यार वो कुछ किताब जो है उसको तुम कुछ कुछ दो चार बातें मुझे बताओ उनके बारे में, प्राण साहब के, चूँकि मैं उनकी सालगिरह पे जा रहा हूँ। 2010 के करीब की बात होगी। तो वहाँ जब कमलजीत ने मुझे बाद में बताया कि मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने देखा सामने स्टेज पे बैठे हुए हैं प्राण साहब, और उनके बराबर में बैठे हुए दिलीप कुमार, उनके बराबर में बैठे हुए शम्मी कपूर। 3 लोग स्टेज पर मौजूद हैं, लेकिन प्राण साहब बिल्कुल चुप हैं, क्योंकि बीमारी ने उन्हें घेर लिया था। अभी दिलीप साहब थोड़ा थोड़ा बोलते थे, मतलब वो अपनी बात कह लेते थे। यहाँ तक भी हैं कि दिलीप कुमार और प्राण साहब की फिल्म तो मैं कभी भूलता नहीं। और शाम और शाम हो, आदमी हो, और दिल दिया दर्द लिया, तो कमाल ऐसी फिल्म है कि जिसमें प्राण साहब ने दिलीप साहब के बिल्कुल पैरेलल काम किया। ऐसा रोल भी कभी किसी को मिला नहीं, और ऐसा भी किसी ने निभाया भी नहीं। तो उस वक्त धीरे से दिलीप कुमार साहब ने, कमल जी ने मुझे बताया कि प्राण की तरफ देखा और उनके होंठ हिलाए ये हाथ से, ओए चुप क्यों बैठे हैं, वो बोलदा क्यों नहीं, वो बोल। प्राण साहब बिल्कुल एकदम सुन, और इधर शम्मी कपूर हल्के से मुस्कुरा रहे थे। और देखिए कि तीनों का जो हश रह क्या रहा। प्राण साहब अल्जाइमर और शम्मी कपूर डायलिसिस से 1 अरसे तक कराते रहे, और दिलीप कुमार साहब की ज़िंदगी के आखिरी 10 बरस जिसमें वो बोल भी नहीं पाते थे। मैं जो बात एक समझ पाया हूँ ज़िंदगी में, ज़्यादा दूर की नापनी नहीं चाहिए हमें, बस जितना सामने दिख रहा है उसका चुस्की लेते रहो। वो है ना, आइसक्रीम खाते थे ना चुस्की ले लेके, बस ज़िंदगी की चुस्की लेते रहो। ज़िंदगी से कोई बहुत उम्मीद मत करो, क्योंकि ज़िंदगी कभी किसी को कुछ देती नहीं है। जो आपने इसमें निकाल लिया बस वही आपका है। तो वो हल्की हल्की चुस्की जो है ना, बस वही ज़िंदगी है। तो प्राण साहब की सालगिरह है, प्राण साहब को याद कर रहा हूँ, और प्राण साहब से मुलाकात होती होती रह गई। और जब फिल्म जंजीर बनने की बात आई, तो उसमें प्राण साहब ऑलरेडी मौजूद थे। बड़ा पावरफुल रोल, खान का रोल था। खान का रोल उन्होंने पहले राज कपूर के साथ फिल्म छलिया में भी किया था। तो इसमें प्रकाश मेहरा के सामने दिक्कत आ रही है, हीरो नहीं मिल रहा। देव साहब से कहा कि देव साहब एक फ़िल्म बना रहा हूँ। प्रकाश मेहरा ने कहा हाँ ज़रूर बनाओ। तो उन्होंने कहा सर, लेकिन उस फिल्म में हीरो का गाना कोई नहीं है। अरे हीरो का गाना नहीं है तो उसमें देवानंद क्या करेंगे भाई, तो मैं इस रोल को नहीं करूँगा। देव साहब ने चुपके से मना कर। उसके राजकुमार की बात है, राजकुमार ने साफ बात कह दी कि नहीं भाई, हम इस तरह के रोल को नहीं करते, तो महज एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल है। तो प्राण साहब ने रिकमेंड किया कि भाई ये लंबा सा एक्टर जो मैंने साथ हिंदुस्तानी में थोड़ा सा इसका एक्शन देखा है, और इसके बाद तुमने इसको अलग रोल में देखा है आनंद में, तुम इसको ले लो। भाई वो जो फिर अमिताभ बच्चन आए हैं जंजीर में, और जंजीर के अंदर जो आकर कुर्सी पे लात मारी है, बैठो तब जब कहा जाए, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं पुलिस स्टेशन है। सन्नाटा छा गया चारों तरफ। और प्राण साहब, कमाल की अदाकारी उनकी भी थी इस फिल्म में। तो अमिताभ बच्चन के मन में ये रहता है कि देखो कितने बड़े इंसान हैं प्राण साहब, कि उन्होंने उनका नाम रिकमेंड किया, और उसके बाद फिर ओवर द ईयर्स अमिताभ बच्चन ने प्रूव किया कि वो कितने कमाल के कलाकार हैं। प्राण साहब को शायरी का बड़ा शौक़ था, और शायरी के शौक़ ये रहे उनके कि वो मीर को बहुत पसंद करते थे। वो कहते थे यार मीर का क्या कहना है, मीर के जो अशार हैं उनको सैकड़ों नहीं हज़ारों अशार जो हैं वो याद थे ज़बानी। और गालिब को बहुत पसंद करते थे, और जहाँ मौके लगते थे वहाँ अशार को सुना भी देते थे। प्राण साहब की ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से चलती चली जा रही थी, क्योंकि देर तक, काफ़ी दूर तक उन्होंने अपनी उम्र के बढ़ने के बाद भी फिल्म्स के रोल किए। और ज़्यादातर उनकी फिल्म्स में क्या होता था, वो विलेन होते थे, और विलेन होते हुए तो वो हीरोइन को बहुत चाहते थे।
और जैसे उनकी फ़िल्म को अगर हम देखें अदालत, अदालत में वो अदाकारा नरगिस, द हीरो प्रदीप कुमार, लेकिन प्राण वो नरगिस को दीवाने हैं। हलाकू फिल्म, हलाकू फिल्म में भी जो हलाकू का रोल करते हैं वहाँ वो हीरोइन को पसंद करते हैं। और इसी तरह चलते चलते जिस देश में गंगा बहती है, सारी फिल्म राज कपूर की है, लेकिन पद्मिनी को लगातार पसंद करते हैं फिल्म की बात कर रहा हूँ मैं। और जबकि उस फिल्म में चंचल जो है वो इतनी चंचल है कि वो उस पर डोरे डालती रहती है प्राण साहब पे, लेकिन वो बिल्कुल असर नहीं लेते, वो आखिरी पल तक पीछे पड़े रहते हैं। इश्किया सोच बड़ी अच्छी थी, खूबसूरत सोच थी उनकी। पढ़े लिखे इंसान इस सेंस में थे, जो इंसान शायरी में दिलचस्पी रखता है, जो नए नए किरदार करता है। और फिर जब उन्होंने देखा कि अब वक्त बदल रहा है, उम्र भी बढ़ रही है, तो उन्होंने मज़ाहिया रोल करने शुरू कर दिए। और मज़ाहिया रोल में फिर उनका जो विक्टोरिया 203 अशोक कुमार साहब के साथ है, वो तो कमाल की फिल्म बनी। खुद कहते हैं प्राण साहब कि भाई कोई अगर हमसे भी कहेगा तो हम दोबारा उस रोल को नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें स्पॉन्टेनिटी इतनी थी, ऐसी कॉमेडी भी फिर कभी नहीं आई। तो इस तरह से हर तरह का किरदार पहले समझते थे, आँखों का और ज़ुबान का इस तरीके से इस्तेमाल करते थे कि ओरिजिनल रहते थे। और मैंने जैसा कहा ना कि दिलीप कुमार साहब के साथ तो खूब बनती थी उनकी, और राज कपूर के साथ भी उन्होंने जिस देश में गंगा में जाहिर किया, और देव साहब के साथ जॉनी मेरा नाम, हु कैन फॉरगेट दिस फिल्म। मेरे ख्याल से देव साहब की 3 फिल्म्स को अगर मैं कहना चाहूँ, उनकी फिल्म सबसे पहले गाइड, उसके बाद ज्वेल थीफ, और उसके बाद जॉनी मेरा नाम। और जॉनी मेरा नाम में जिस तरीके से वो फिल्म लिखी गई है, विजयानंद ने जैसे उसको डायरेक्ट किया है और जिस तरीके से उसकी एडिटिंग की है, वो वन ऑफ द बेस्ट एंटरटेनर्स एवर है। और देखिए बिल्कुल पैरेलल रोल है देवानंद के, क्या जमते हैं प्राण साहब उस फिल्म के अंदर। और मैं ये सोचता हूँ कितनी वेरिएशंस, कितनी वैरायटी अपने रोल्स में ला सकते थे। अब जब बनी गई रही है फिल्म, तो फिर प्राण साहब के ऊपर एक गीत पिक्चराइज करने की प्रकाश मेहरा ने फिर सोची कि भाई ये तो बड़ा उदास सा कैरेक्टर है इसमें। उसमें आप देखते ही हैं कि हंसते तो है ही नहीं कहीं। अमिताभ बच्चन फिल्म जंजीर में वो रोल ही इस तरह का था, लेकिन उसमें एक गीत उन्होंने डाल दिया और कल्याण जी आनंद जी फिर तैयार थे वहाँ पर मौजूद। और यारी है ईमान, तो वो गाना इतना हिट हुआ, उसको उन्होंने एकदम मेडिटेरेनियन टच दे के कल्याण जी आनंद जी ने धुन बना दी। और देखिए किस तरीके से वो गाना, जब भी कभी महफिलें सजती हैं, रात के 9 बज चुके होते हैं, महफिल उरूज पे और सुरूर पे आ चुकी होती है, तो अचानक कहीं ये गाना लगा दिया जाए तो नाचते नाचते लोग बेहाल हो जाते हैं। उन्हें फिक्र नहीं रहती कि उम्र 70 है, 75 है या 80 है, क्योंकि गाने के अंदर दमखम इतना है। तो गाने उनके ऊपर जो पिक्चराइज हो, तो वैसे गाना तो बहुत अच्छे शुरू के दौर से ही। और मुनीम जी फिल्म थी ना, वो मुनीम जी में वो दिल की उमंगे हैं जवां, उसमें ये जो नलिनी जयवंत हैं और देवानंद वो बेवकूफ़ बना रहे हैं प्राण साहब का, और उसमें वो कह रही है गाइए गाइए, और प्राण साहब इतने बेसुरे अंदाज में उसमें गाते हैं, क्योंकि वो रोल का तकाजा था। बेहतरीन कलाकार, बेहतरीन कलाकार इस सेंस में कि रोल को जिस तरीके से वो स्टडी करते थे, बस वो भी देखने लायक ही होता था। और उसके बाद उसमें उतर करके पूरी तरीके से उस रोल को जी जाना। 50s और 60s में विलेनी प्रकाष्ठा पे पहुंची उनकी, और चाहे वो फिल्म वो दो बदन हो, और चाहे कोई भी फिल्म हो, उस फिल्म में वो ये नहीं देखते थे कि मेरे सामने हीरो कौन है, मनोज कुमार है या धर्मेंद्र है, लेकिन वो लोग उनकी रेस्पेक्ट भी बहुत करते थे। प्राण साहब को फिल्म इंडस्ट्री में सम्मान भी बहुत मिलता था। देखिए इंटेग्रिटी, जब उन्हें बेईमान के ऊपर अवार्ड मिला सपोर्टिंग एक्टर का 1972 के लिए, तो उन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया। यह सब पहली बार हुआ था कि भाई अवार्ड लेने से प्राण साहब क्यों मना। कहने लगे कि इसमें मैं लिस्ट देख रहा हूँ, और लिस्ट में जो संगीत है बेईमान में शंकर जयकिशन को मिल रहा है, जबकि मुकाबले में फिल्म थी पाकीज़ा। पाकीज़ा के सामने कहीं ठहरता है ये संगीत, क्यों दिया आपने ये पुरस्कार शंकर जयकिशन को, अवार्ड लेने से मना कर दिया। ये इंटेग्रिटी है, कैरेक्टर है, कन्विक्शन है प्राण साहब की। बाद में फिर फिल्म फेयर ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया, और प्राण साहब ने उसको कबूल किया, लेकिन किसी अवार्ड को मना कर देना इसलिए क्योंकि अन्याय है। अन्याय तो खैर अवार्ड्स पे अक्सर होता रहता है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुगल आजम के संगीत के सामने अवार्ड मिल रहा है शंकर जयकिशन को, फिल्म फेयर अवार्ड, दिल अपना और प्रीत पराई पे मधुबाला की बजाय अवार्ड मिल रहा है दूसरी हीरोइन को। तो मतलब ये
अवार्ड वगैरह में कोई ज़्यादा दमखम होता नहीं है। अवार्ड पहले ठीक है, बहुत एक अर्सा पहले चलते थे, उनके अंदर एक दमखम था। अब तो कुछ भी हो जाता है, कोई वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है तो उसे भी अवार्ड मिल रहा है। और ऋषि कपूर ने तो पोल ही खोल दी थी, भाई इतने पैसे में मैंने अवार्ड खरीद लिया था बॉबी के लिए। तो क्या क्या होता है। अरे माया नगरी है भाई, माया नगरी है। और अशोक कुमार साहब को तो मैं मिला और उनसे बातचीत भी हुई थी, लेकिन प्राण साहब तक नहीं पहुंच पाया, पहुंचते पहुंचते रह गया। मैं हमेशा कहता हूं कि कभी ये ना सोचें कि हमने क्या नहीं पाया, हमेशा ये सोचें ज़िंदगी ने हमें क्या दिया, और जो दिया उसके लिए हम धन्यवाद करें उसका। बनी रूबन ने जब पूरी किताब लिख ली तो उसके बाद में कहा, प्राण साहब अब ख़त्म कर रहा हूँ किताब को, आखिर में क्या कहेंगे आप? तो प्राण साहब ने कहा कि गुज़रे हुए वक्त पे अब तज़किरा ही क्या, अच्छा गुज़र गया, बहुत अच्छा गुज़र गया। यहाँ आकर के वो किताब, उनकी बायोग्राफी ख़त्म होती है एंड प्राण, चूँकि फिल्म्स में भी यही होता था, हीरो हीरोइन सबके बाद में लिखा था एंड प्राण। तो एंड प्राण जो है वो अलग ही व्यक्ति का नाम है, एक इंस्टीट्यूशन का नाम है, एक पूरे ऐसे दौर का नाम है जिसमें उसके सामने कोई और कलाकार इस हद तक विलेनी में आ नहीं पाया। साइड पे तो कितने ही सारे मौजूद रहे। तो 12 फरवरी है आज, और 12 फरवरी को हम याद कर रहे हैं प्राण साहब को। और प्राण साहब अच्छी खासी ज़िंदगी जी करके गए। आई थिंक 93 के करीब उन्होंने जीवन जिया। 93 इज़ क्वाइट एन एज, लेकिन आखिर के 8-9 साल बड़े मुश्किल में बीते। ऐसा हो जाता है ज़िंदगी में। तो जैसे मैंने कहा कि चुस्की लेते रहिए ज़िंदगी की, और मैंने ज़िंदगी में इस चीज़ को महसूस किया है, जो सामने है वही सच है, जो होगा एक संभावना, क्या सोचना। एक खूबसूरत सामने दिन खड़ा हुआ है, एक शहर सामने खड़ी हुई है, आइए लुत्फ़ मनाते हैं और याद करते हैं एक महान कलाकार जिनका नाम था प्राण साहिब।